नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि होंगे आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के संवेगात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो गोलमैन ने दिया है। ठीक, ये आपका टेट में क्वेश्चन आया था गोलमैन का, जिसमें थोड़ा सा शायद विवाद भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजैक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो यौन संबंधी समस्या किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद। जैसा कि आप जानते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो 3 अवस्थाएं जो आपकी आती हैं। और किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद, किशोर के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रौढ़ हो जाता है। और किशोरावस्था में वो ज़िंदगी के इतने अनुभव ले लेता है कि जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है तो वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मीन्स मैच्योर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ, अब आप में मैच्योरिटी आ गई। तो मानव विकास की इस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, किशोरावस्था के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। शिक्षण की जो विधियां प्रयोग की जाती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो अवस्था होती है, यानी शिक्षण विधियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है? तो बाल्यावस्था में। क्योंकि देखिए, शैशवावस्था में तो बालक इतनी विधियों को समझेगा नहीं। और किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ तक बालक का काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है, तो उस पर भी इन विधियों का प्रयोग करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आप शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाल्यावस्था इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, जैसे स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो उसके मन में यही तो संघर्ष चलता है, यही तो तूफान रहता है उसके मन में कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, मुझे कुछ बनना है, अपने जीवन में कुछ करना है। इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं वो बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक हैं? किशोरावस्था की ही सूचक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि विकास कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो क्या सिद्धांत हो गया? निरंतरता का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ड्रेवर का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, ठीक, जो
निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह किसका कथन है? यह कथन है ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने के सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक हैं फ्रॉबेल। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मैंने जो खेल विधियां हैं जितनी भी और जो मैंने शिक्षण विधियां हैं वो भी सब बताई हैं आपको, और एक वीडियो मैंने बनाया है उस पर, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कई मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम? तो द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, और ये पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब हमारे शुरू होंगे पठन संबंधी विकारों को लेकर। मैंने पठन संबंधी जो विकार हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि जो अधिगम अक्षमता इसको आप बोल सकते हैं। ठीक, अधिगम अक्षमता से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको इनको याद करने की एक ट्रिक बताई है। यहाँ पर कुछ और मुझे नए नाम मिले, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया, ताकि इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जो नए नाम हैं जो मैंने उसमें शामिल नहीं किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। वो वीडियो बहुत बढ़िया है, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है कि आप कैसे याद रख सकते हैं। क्या याद रखें कि आपको याद रहे कि ये पढ़ने संबंधी विकार है, ये लिखने संबंधी विकार है, बोलने संबंधी विकार है, गणित संबंधी विकार है। तो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसमें, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ये होता है, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। ये आपने खुद भी देखा होगा, कई सारे एग्ज़ाम्स में आया है। तो आप उसको ज़रूर, ट्रिक को अगर कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बात करेंगे पठन संबंधी कई विकारों की। तो पठन संबंधी विकार की अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं, पढ़ने संबंधी विकार इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया, और गणित कौशल संबंधी विकार होता है डिस्कैलकुलिया। ठीक, तो गणित में क्या होती है? कैलकुलेशन होती है, तो उस संबंधी जो विकार हो जाएगा वो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। लेखन संबंधी विकार कि हम लिखते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो लिखने में क्या होता है? जैसे हमने लिखा, कोई चीज़ बनाई, कोई चित्र बनाया, कोई ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि लिखा तो यानी कि हमने कोई ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाया यानी लिखा, लिखा या ग्राफ बनाया तो डिस्ग्राफिया। और पढ़ने संबंधी विकार, ठीक है, तो ये हो गया डिसलेक्सिया। तो ये कुछ विकार हैं, आगे और भी विकार हैं इसमें। अगला है आपका डिस्फेक्सिया। ठीक है, डिस्फेसिया मतलब वाक क्षमता संबंधी विकार। वाक बोलना, बोल नहीं पाता है इंसान, रुकता है, हकलाता है, तुतलाता है, इस तरीके के विकार जो होते हैं वो आपके डिस्फेसिया हो जाएंगे। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है लेखन और चित्रांकन संबंधी, यानी कि लिखने में और चित्रों को समझने में या चित्रों को बनाने में अगर कोई कठिनाई होती है तो वो हो जाता है डिस्प्रैक्सिया। डिसआर्थोग्राफिया, डिसआर्थोग्राफिया होता है वर्तनी संबंधी, जो वर्तनी होती है उसको नहीं, वर्तनी मतलब वोकैब, उसको अगर नहीं समझ पाता है वो बालक या व्यक्ति, तो वो हो जाता है डिसआर्थोग्राफिया। नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक, ये है श्रवण संबंधी विकार। जब बच्चे को कुछ चीज़ सुनने में दिक्कत होती है तो इस संबंधी जो विकार होता है वो होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है आपका विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में ही आ रहा होगा, विजुअल, विजुअल मानी दिखना, तो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। ठीक, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी
विकार। जब हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां हमारी हुई, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके समन्वय में कोई दिक्कत आती है तो जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, यानी संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। ठीक, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार यानी कोई चीज़ अगर जैसे हमें पढ़नी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है या कोई एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाक्य लिखा है, इसको पढ़ना है पूरा, कोई एक वाक्य लिख दिया, वहाँ पर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बालक पूरा वाक्य एक बार में नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब कोई समूह में चीज़ नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में शब्दों को पढ़ पा रहा है, पूरा वाक्य नहीं पढ़ पा रहा, तो इस तरीके के जो पठन संबंधी विकार होंगे वो होंगे आपके संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो मैंने उस वीडियो में नहीं लिए थे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, हमारा जो स्पेशल ग्रुप चल रहा है उसे ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्यस्तता के कारण हो सकता है आपसे रिप्लाई करने में थोड़ी सी देरी हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय मिलते ही मैं या सर आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, बस व्यस्तता के चलते थोड़ा सा देरी हो जाती है आप लोग को रिप्लाई करने में, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और हम लोग बिजी भी बहुत रहते हैं इसलिए। ठीक, लेकिन अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, सीटेट, टेट या फिर लिखित परीक्षा, जिस भी ग्रुप से आप ज्वाइन होना चाहते हैं उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस है आपके लिए, 200 ओनली, इसे आप पे करके, जो कि आपकी वन टाइम फीस है, इसे आप पे करके हमारा जो स्पेशल ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पे, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते ही अगले वीडियो में अपने एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।